जय हिंद दोस्तों, मैं अवनीश सिंह आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और पॉलिटी के अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में हम आ गए हैं यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक। यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हालांकि पार्ट था पार्लियामेंट्री चैप्टर के का ही पार्ट था ये, लेकिन बैटरी डाउन होने की वजह से ये वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसको हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें प्रश्न कैसे बनता है कि आपको 4 फीचर दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है या इसमें से कौन सा यूनिटरी फीचर है। तो बेसिकली ये जो हेडिंग्स हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। मैं समझा देता हूँ बट आप इनको याद भी कर लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग सेंटर, सबसे पहला स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र अर्थ क्या है इसका कि शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है ना, जो कि संघीय दृष्टिकोण से संघीय दृष्टिकोण के विरुद्ध है ना। तो इसमें क्या है, ये स्ट्रॉन्ग सेंटर है ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ क्या की गई हैं, सेंटर को ही दे दी गई हैं, और कंपैरेटिवली स्टेट्स के पास कम शक्तियाँ हैं। स्टेट नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल यानी कि राज अनश्वर नहीं है ना, राज अनश्वर नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जो भारत है वो अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। ध्यान दीजिएगा, अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है, यानी इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स का इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है। जबकि यूएसए में क्या किया गया है कि इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन का इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स का इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है ना। समझे आप, यानी कि यहाँ पे जो स्टेट हैं वो अविभाज्य हैं, है ना, इंडिस्ट्रक्टेबल हैं। आगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिंगल है, यानी स्टेट के लिए और यूनियन के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टेट और यूनियन के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि अपवाद स्वरूप जो है जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, लेकिन वो भी अब एक ही हो चुका है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का लचीलापन। ये क्या बताता है, लचीलापन क्यों एकात्मकता का परिचय देता है। लचीलापन का अर्थ है कि अमेंडमेंट बहुत आसानी से हो जाएगा, और अमेंडमेंट कौन करेगा, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट क्या करेगी, जब भी करेगी अमेंडमेंट वो अपने कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करेगी। जो संघीय संसद है वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करेगी। स्टेट की शक्तियों का कहीं ना कहीं माना जाता है ऐसा कि हनन करेगी, अपनी शक्तियाँ बढ़ाएगी, और उससे क्या होगा कि यूनिटरी फीचर का इंक्रीमेंट होगा और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी उसकी। आगे नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन क्या कह रहा है कि मतलब जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन है उसमें कोई इक्वलिटी नहीं है। अर्थात ये है, इसका कहने का अर्थ ये है कि इंडिया में जो स्टेट्स को जो सीट दी गई हैं, राज्यसभा में जो सीट दी गई हैं वो क्या है, पॉपुलेशन के हिसाब से हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, है ना, जो वैरी करता है 1 से लेके 31। तो किसी के पास 1 है, किसी स्टेट के पास 31 है। और जबकि यूएसए में जो सीनेट है, जो यूएसए का सीनेट है ना, राज्यसभा जैसा जो वहाँ पे हाउस है, उसमें क्या है कि सभी स्टेट्स को 2-2 सीट्स मिली हुई हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो ये भी कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर है इसका। आगे इमरजेंसी प्रोविजन। अगला है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन। तो इस दौरान क्या होता है, आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल हो जाती है, और फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ना। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। राष्ट्रपति शासन लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो उस समय क्या होता है, स्टेट्स की शक्तियाँ छीन ली जाती हैं, बहुत सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं, और संसद या प्रेसिडेंट को अधिकार हो जाता है कि
उन पर नियम बना सकें वो, है ना। नियम बनाते भी हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के फिनेंसेस कई सारे रोक दिए जाते हैं। तो क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम में जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र की तरफ सीमित हो जाती हैं। सिंगल सिटीजनशिप यूएसए और इंडिया के सिटीजनशिप में अंतर क्या है कि इंडिया में इंडिया का सिटीजनशिप है लेकिन यूपी का नहीं है कोई सिटीजनशिप। आप ये नहीं कह सकते कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, आप ये हमेशा कहेंगे हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। जबकि यूएसए में स्टेट की भी नागरिकता होती है, यानी वो यूएस होने के साथ साथ स्टेट की भी नागरिकता बताएगा कि वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, वो स्टेट भी उसको नागरिकता प्रोवाइड करती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी अर्थ क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब एकीकृत न्यायपालिका। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान क्या है, कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। नागरिकता मैंने पढ़ दिया। एकीकृत न्यायपालिका, भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है और इसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय होते हैं, है ना। राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों को एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानून दोनों पर लागू होती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है ना। संघीय कानून संघीय न्यायपालिका और राज्य का कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड है ना। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है यहाँ पे। क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ऑल इंडिया सर्विस मतलब जो IAS और IPS ऑल इंडिया सर्विसेज है ना। क्या किया जाता है कि एक IAS की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है? नहीं, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति। UPSC तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है लेकिन उनका फाइनल उनको जो IAS का पद दिया जाता है वो किसके द्वारा? एक राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है IAS की। और जो ये IAS होता है कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो संघ की तरफ उसका झुकाव होता है ना। संघ उसको यूनियन उसको कंट्रोल करती है ना। तो इसीलिए ये जो सर्विसेज हैं इनको बोला जाता है कि ये कहीं ना कहीं क्या है, एकात्मक विशेषताओं की तरफ झुकी हुई हैं, एकात्मक विशेषताएं हैं ये। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी जैसे CAG। इंडिया में पूरे ऑल ओवर इंडिया प्लस स्टेट्स की ऑडिटिंग कौन करता है? CAG। जबकि यूएस में जो CAG जैसी संस्था है, CAG जैसी संस्था जो है वो क्या करती है, सिर्फ पूरे संघ का करती है, स्टेट्स का नहीं करती है वो ऑडिटिंग। आगे, पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा अगर राज्यसभा पास कर देती है तो क्या करती है, स्टेट लिस्ट पे उसको बनाने का अधिकार है। तो ये भी किस तरह का अधिकार है? एकात्मकता की तरफ झुकाव है इसका भी, है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ना। ये वीटो पावर भी इनको मिला हुआ है कि ये प्रेसिडेंट के नाम पे जो है वो रख सकते हैं, बिल को पास होने के लिए वापस भेजेंगे ही नहीं ये, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक तरह का एकात्मकता की विशेषता है ये, है ना। आगे, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। जैसे यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे इंडिया में एकीकृत निर्वाचन मशीनरी है। वो क्या करता है? चुनाव आयोग केंद्रीय चुनाव और राज्य विधानमंडल का चुनाव भी कराता है। केंद्रीय चुनाव के साथ साथ राज्य विधानमंडल का भी चुनाव कराता है ना। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि क्या है, यूएस में सेपरेट मशीनरी है ना। सेपरेट मशीनरी है फेडरल लेवल के लिए और स्टेट लेवल के लिए। वीटो ओवर स्टेट बिल्स, अभी जो मैंने बात किया, गवर्नर क्या करता है, वीटो के तहत जो बिल है उसको क्या करता है, रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट के नाम पे, है ना। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फेडरल सिस्टम, ये क्या किया, कुछ लोगों ने
फेडरल सिस्टम के बारे में अपने कुछ क्रिटिक किया है, तो क्या कहा है इन्होंने, कहा है केसी बियर ने क्या कहा है कि जो इंडिया का संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो क्वेसी फेडरल है, यानी कि अल्पसंघीय है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, अल्पसंघीय है। कैसा है, क्वेसी फेडरल है। ये किसने कहा, केसी बियर ने, है ना। केसी बियर ने कहा है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, अल्पसंघीय है। जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन है वो क्या कहे हैं कि इंडियन फेडरलिज्म इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ, सहकारी संघवाद है ना। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा चैप्टर फिनिश, है ना। अगला चैप्टर हम अपना देखते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन। एक्चुअली इस क्लास की मैंने रिकॉर्डिंग एक बार कर दी थी, तो उस वजह से ये जो है दोबारा मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा, रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी उस टाइम क्लास की। तो चलिए एक सेकंड, मैं इसको बस डिलीट कर लेता हूँ। आप लोग इतना दूर या तो पॉज कर लीजिएगा या तो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा। मैं डिलीट कर लेता हूँ इसको। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने एक बार और की थी बट हो नहीं पाई थी, है ना। तो चलिए देखते हैं, फिर आगे कर लूँगा। क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशंस यानी केंद्र राज्य संबंध। क्या कह रहे हैं, 3 तरह के केंद्र राज्य संबंध हैं। जैसे आपके बगलगीर के साथ संबंध होते हैं, आपके बगलगीरों के साथ होते हैं, है ना। वैसे ही केंद्र और राज्य में भी संबंध है। जैसे आप कभी पैसे उधार ले लिए बगलगीर से, फिर पैसे कभी चुकता कराए, है ना, उनसे एक सोशल रिलेशन भी आपका होता है। तो वो क्या है, इसी तरह सेंटर स्टेट में भी रिलेशन होते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव। 3 तरह के रिलेशंस होते हैं, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिनेंशियल रिलेशन। 3 तरह के रिलेशन, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिनेंशियल रिलेशन। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन हम देखते हैं क्या है ये। सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये लेजिस्लेटिव रिलेशन किस से किस आर्टिकल में है। तो 245 टू 255, 245 से लेके 255 तक दिया हुआ है। ये क्या कह रहा है कि लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। यानी कि बाकी के संविधान की तरह ही, है ना, क्या किया गया है कि इसमें भी केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड अंडर 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। यानी कि ये कुछ 5 सिचुएशन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, जिसमें क्या करता है, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इन द स्टेट फील्ड, है ना। वो कौन कौन से हैं, तो उसमें से 4 एस्पेक्ट्स जो है दिए हुए हैं यहाँ पे। टेरिटोरियल एक्सटेंट, distribution of legislative subjects, parliamentary legislation in the state field और centers control over state legislation। मैं इनको हिंदी में बता देता हूँ। पहला है केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र। दूसरा है विधायी विषयों का बंटवारा। तीसरा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। और चौथा है सेंटर कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, यानी राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। तो चलिए पहले में हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। यानी केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। क्या कहा गया है इसमें, पहला क्या कह रहा है कि द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द स्टेट
the union territory and the other area for the time being included in the territory of India। यानी संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश और किसी अन्य क्षेत्र को जो भारत के क्षेत्र में माना जाता है ना, कानून उस पर कानून बना सकती है। यहाँ क्या कह रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, ना कि टेरिटरी ऑफ इंडिया। देख रहे हो दोनों में क्या फ़र्क है। द लॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट एक्सेप्ट देयर इज सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है कहने का कि राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है, सिवाय तब जब राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त हो। तीसरा, द पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। द पार्लियामेंट alone can make extraterritorial legislation. Thus, the laws of parliament are also applicable to the Indian citizen and their property in any part of the world। यानी केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। यानी कि भारत के बाहर भी अगर उनकी संपत्ति है तो उस पर भी, भारतीय लोगों की संपत्ति अगर भारत के बाहर भी है तो पार्लियामेंट का कानून, तो पार्लियामेंट जो जिस पर सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर, वो कानून उस विदेशी वस्तु पर भी लागू होगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। लॉज ऑफ पार्लियामेंट नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग एरियाज। Laws of Parliament not applicable in the following areas। क्या कह रहा है, The President can make regulation for the peace, progress and good government of the 5 UTs of the 5 UTs। यानी राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। वो कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख। और पांचवा कौन सा है? लद्दाख। पांचवा है लद्दाख। आगे क्या कह रहा है, अ रेगुलेशन सो मेड हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। It may also repeal or amend any act of parliament in relation to these union territory। क्या कह रहा है कि जो रेगुलेशन बनाया गया है वो सेम फोर्स, यानी कि उसी तरह का प्रभाव होगा जैसा कि पार्लियामेंट एक्ट बनाती है ना, पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट के एक्ट को रिपील यानी हटा सकती है, समाप्त कर सकती है ना। आगे क्या कह रहा है, Governor is empowered to direct that an act, क्या कह रहा है, Governor is empowered to direct that an act of parliament does not apply to scheduled areas। यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा, scheduled areas दिया हुआ है ना, scheduled area दिया हुआ है, tribal area नहीं दिया हुआ है, in the state or apply with the specific modification and exception। यानी राज्यपाल को इस बात का अधिकार प्राप्त है, इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी भी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू करे या ना करे, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन यानी संशोधन करके लागू करे। पॉइंट थर्ड क्या कह रहा है, द गवर्नर ऑफ असम में लाइकवाइज डायरेक्ट that an act of parliament does not apply to the tribal areas। यहाँ पे ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है, जनजातीय क्षेत्र की बात हो रही है, सूचीबद्ध क्षेत्र की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों में क्या अंतर है, जनजातीय क्षेत्र की बात हो रही है ना। वहाँ पे क्या करेगा, जनजातीय क्षेत्र में
इन द स्टेट और अप्लाई विद द स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन, है ना, सॉरी, हाँ, ये जो गवर्नर ऑफ असम, जो गवर्नर ऑफ असम हैं वो क्या करेंगे, उनकी जब बात हो रही है तो ये ट्राइबल एरियाज़ की बात हो रही है ना, और ये जो गवर्नर की बात है ये शेड्यूल्ड एरियाज़ की बात हो रही है, शेड्यूल्ड एरियाज़ की बात हो रही है ना, यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ की, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो गवर्नर ऑफ असम है वो ट्राइबल एरियाज़ में जो नियम बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा वो चाहे तो अप्लाई करें ना करें, या स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन करके, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको लागू करें। हालांकि आगे दिया हुआ है कि द प्रेसिडेंट एंजॉयज द सेम पावर, ये वाला जो गवर्नर ऑफ असम जिनको जो पावर मिला हुआ है वो प्रेसिडेंट को भी मिला हुआ है इन राज्यों में, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, इन 3 क्षेत्रों में। तो यहाँ पे कोई स्टेट बढ़ा करके या ओनली मेघालय लिख के आपसे वो गलत करा सकता है एग्ज़ाम में, है ना। चलिए आगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स यानी कि विधायी विषयों का बंटवारा, विधायी विषयों का बंटवारा। क्या कह रहा है इसमें कि किसमें किया गया है, 7th शेड्यूल में, किसमें किया गया है, 7th शेड्यूल में किया गया है। तो कह रहा है इसमें, देखिए 2 तरह से क्वेश्चन बनाता है कि ओरिजिनली 97 दे करके कंफ्यूज कर सकता है। तो ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में सिर्फ 97 सब्जेक्ट थे, प्रेजेंट में है 98। और इसमें से मैं इंपॉर्टेंट कुछ आपको बता देता हूँ, इनको आप ज़रूर याद रखिए, बाकी को भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन जैसे ये है डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी तो देखते ही पता चल जाएगा, इंश्योरेंस, डिफेंस भी देख के आप जान ही जाएंगे। तो बेसिकली जो कंफ्यूज कर सकता है वो, देखिए डिफेंस देख के आप तुरंत पकड़ लेंगे, ये डिफेंस देख के तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ ये वही होगा। बैंकिंग, है ना, फॉरेन अफेयर्स देख के भी आप पकड़ लेंगे कि फॉरेन अफेयर्स डायरेक्ट स्टेट के बिहाफ पे होते नहीं जल्दी, है ना। ये इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटर स्टेट ट्रेड, ये 2-3 दे करके आपको क्या कर सकता है, और सेंसस, ये 2-3-4 दे के आपको कंफ्यूज कर सकता है, जहाँ पे आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। और स्टेट लिस्ट बात करें तो स्टेट लिस्ट की तो पहले 66 था और अब कितना हो गया, 59 हो गया है। अब पहले जो 66 था वो अब 59 हो गया, यानी यहाँ पे घट गया है और ऊपर बढ़ गया है। तो इसमें रही बात कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें इम्पोर्टेंट है आपका पुलिस, ये राज्य का विषय है। ये यूपीपीसीएस में खास करके पूछता है कि निम्न में से कौन सा जो है वो स्टेट लिस्ट में है। तो पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर और लोकल गवर्नमेंट, ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको बार बार पूछता है। आप बाकी भी लेकिन देख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, है ना। मेरे इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब कि इनको कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार पढ़ के जाइएगा। और जिन पर दोनों कानून बना सकती है, ऐसे 47 सब्जेक्ट्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में और अभी हैं 52। इसमें से ये जो एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स, ये कुछ 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी भी आप इनको देख लेंगे। आगे क्या कह रहा है, Parliament has power to make laws with respect to any matter or any part of the territory of India not included in the state, even though that matter is one which is enumerated in state list, आगे क्या बोल रहा है कि द 101st Amendment Act of 2016, जो ये 101वां संविधान संशोधन है 2016 का, कब का, 2016 का जो 101वां संविधान संशोधन है ये उसकी बात कर रहा है। क्या कह रहा है, हैड मेड ए स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के मामले में, है ना। क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स where the supply of goods or services or both take place
इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि जहाँ पे दो राज्यों के बीच ट्रेड और कॉमर्स होगा वहाँ पे कौन नियम बनाएगा? पार्लियामेंट। वहाँ पे कौन बनाएगा? पार्लियामेंट नियम बनाएगा। आगे देखें, द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे कौन बनाएगा? है ना, रेजिड्यूरी यानी जो अवशिष्ट सूची हैं उन पर कौन बनाएगा कानून? तो उन पर कानून बनाएगा पार्लियामेंट। उन पर कौन कानून बनाएगा? उन पर पार्लियामेंट। उन पर अधिकार किसका होगा? पार्लियामेंट का होगा, है ना। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स मतलब जो दोनों लिस्ट में, ना यूनियन, तीनों लिस्ट में, यूनियन, स्टेट और जो तीसरा लिस्ट है उसमें भी नहीं दिया हुआ है ना। तीनों लिस्ट में उसकी मतलब उसको नहीं डिस्क्राइब किया गया है, तो किस में आ जाएगा वो? रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में। चलिए आगे देखते हैं, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द फील्ड ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द फील्ड ऑफ स्टेट, है ना। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, ये कब कब संसद जो है कब कब जो है वो राज्य के मामले में विधान बना सकता है? कब कब राज्य के मामले में विधान बना सकता है? तो देखिए पहले एक बार हम लोग ऊपर ऊपर देख लें फिर इसको समझते हैं। तो पहला है, व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन। जब राज्यसभा खुद ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे। दूसरा मामला कौन सा है? ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तीसरा जब राज्य खुद इस बात का रिक्वेस्ट करे, है ना। राज्य क्या करे? खुद इस बात का अनुरोध करे कि आप हमारे विषय पे कानून बनाएं। एक राज्य या दो राज्य मिलकर के इस बात पर, और या चौथा टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या राष्ट्रपति शासन के दौरान। राष्ट्रपति शासन के दौरान। और चौथा कौन सा है? चौथा मतलब ये इसी के हिस्से हैं, तीसरे के ही, व्हेन स्टेट मेक्स अ रिक्वेस्ट, है ना। ये तीसरे के ही हिस्से हैं। और चौथा क्या है? राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण, है ना। जब राज्य विधानमंडल पर केंद्र को नियंत्रण करना हो, चौथा ये है। चलिए हम लोग अब एक एक करके देखते हैं। देखिए ये रहा पहला, ये रहा पहला। व्हेन राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन। जब राज्यसभा खुद ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दे। सच अ रेजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। क्या कह रहा है कि जब राज्यसभा क्या करे? खुद ये बात पारित कर दे, इस बात का प्रस्ताव भेजे कि आप हमारे लिए कुछ नियम बनाएं, लेकिन वो जो रेजोल्यूशन है वो कितने से पास होना चाहिए? 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनमें के 2/3, 2/3। जैसे मान लीजिए 90 लोग हैं टोटल, मान लीजिए सपोज कि 90 लोग हैं, तो इनके 2/3 लोग, यानी कि 3 × 9 तो 60 लोग। और जबकि अगर सिंपल मेजॉरिटी होता तो कितना हो जाता? 46, यानी 50% + 1। क्या कह रहा है आगे? रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर द 1 ईयर। ये 1 साल के लिए, पूरे का पूरा 1 साल के लिए फोर्स में, यानी कि प्रभाव में रहता है। इट कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार भी हो सकता है, बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। The law ceased to have effect on the expiration of 6 months after the resolution has been passed। क्या कहने का मतलब है कि एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया, है ना, एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया, है ना,
तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कि एक बार में 1 साल के लिए रह सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार में 1 साल के लिए, और हर एक बार 1 साल बाद उसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। आगे क्या कह रहा है, द लॉ सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ आफ्टर द रिजोल्यूशन, और अगर नहीं पास किया गया तो फिर मैक्सिमम ये 6 मंथ तक रह सकता है, उसके बाद ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि दिस प्रोविजन, यानी दिस प्रोविजन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज ऑन द सेम मैटर, यानी उसी सेम मैटर पे, सेम विषय पे, है ना, सेम विषय पे कानून बनाने से अधिकार नहीं छीना जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के। लेकिन जब भी दोनों के बीच असहमति हो जाएगी तो किसका कानून, वहाँ पे किसका कानून लागू होगा, पार्लियामेंट्री लॉ, जो पार्लियामेंट जो बनाया होगा। अगला क्या कह रहा है, नंबर दो कह रहा है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि द पार्लियामेंट एक्वायर द पावर टू लेजिस्लेट विद द रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट while a proclamation of national emergency is in operation. The law becomes operative on the expiration of 6 months after the emergency has ceased to operate. क्या कह रहा है कि यानी यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद राज्य सूची के मामले की शक्तियां अधिग्रहित कर लेती है ना, यानी बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक यह प्रभावी रहेगी, मैक्सिमम पीरियड तक, यानी आपातकाल जब खत्म समाप्त हो जाएगा तो मैक्सिमम 6 मंथ तक ही ये रह सकती है। हियर ऑल्सो द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज ऑन द सेम मैटर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ भी स्टेट लेजिस्लेचर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन अगर दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाया, है ना, असहमति हो गई, तो किसका होगा, पार्लियामेंट का नियम लागू होगा। ये रहा तीसरा, व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, यानी राज्य खुद रिक्वेस्ट करे, तो एक राज्य या 2 राज्य मिल करके रिक्वेस्ट करें इस बात की कि आप इनको 2 से अधिक राज्य मिल करके, है ना, एक राज्य तो खुद ही बना लेता है, तो जब सहमति नहीं हो पाती है 2 राज्यों के बीच में कि हाँ क्या किया जाए, डिस्प्यूट हो जाता कोई, तो वो 2 राज्य मिल करके पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऐसा कि आप हमारे लिए कानून बनाएं। उसमें क्या होगा, अ लॉ इनैक्टेड अप्लाइज ओनली टू दोज स्टेट विच हैव पास्ड द रेजोल्यूशंस, यानी सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पर होगा जिन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप हमारे लिए रेजोल्यूशन पास करें। सच ए लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपील्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। जो स्टेट रिक्वेस्ट किए थे बनाने के लिए, यानी कि वो नहीं रिपील कर सकते हैं, वो नहीं हटा सकते हैं। जब पार्लियामेंट पास किया है तो पार्लियामेंट ही हटाएगा, है ना, पार्लियामेंट ही उसको हटाएगा, है ना। आगे क्या कह रहा है, द स्टेट लेजिस्लेचर सीजेस टू हैव द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर, मतलब उस मामले में जो कोई एक राज्य अपना क्या कर सकता है, वो नियम नहीं बना सकता। जब एक बार पार्लियामेंट उस विषय पर नियम बना सकता है, बना दिया है पार्लियामेंट ने, ये किस केस में, जब 2 राज्य मिल करके, भैया कैसे हो जाएगा, पता चले यूपी और एमपी चाहे छत्तीसगढ़, ये तीनों ने मिलकर कुछ प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया हुआ है और फिर यूपी अपना अलग बनाने लगे, तो नहीं चल पाएगा ना कानून, है ना। तो इसलिए प्रेसिडेंट ने, अगर पार्लियामेंट ने बनाया है तो पार्लियामेंट ही उसको रिपील करेगी। और नंबर 4 टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 4 ये टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, तो वो सीधे राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, है ना। तो ये चौथा मामला है जिसपे स्टेट के भी मामले में हमारा जो यूनियन लेजिस्लेचर है ना, पार्लियामेंट है, वो एक्ट बना सकता है। आगे क्या कह रहा है, ये हो गई ये 4 चीज़ें कि अब ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, है ना, राष्ट्रपति शासन के समय में नियम बना सकता है ना, राष्ट्रपति शासन के भी समय में नियम बना सकता है। तो व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट, द पार्लियामेंट बिकम एम्पावर्ड टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर of a state list in relation to that state. A law made so by parliament continues to be operate
इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल, यानी जब प्रेसिडेंट रूल समाप्त हो जाएगा उसके बावजूद भी वहाँ पे पार्लियामेंट का वो नियम कंटिन्यू रह सकता है। दिस मीन्स दैट द पीरियड फॉर विच सच ए लॉ रिमेन्स इज इन फोर्स इज नॉट कॉन्टेमिनस विद द ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ये नहीं कि सिर्फ जब तक प्रेसिडेंट रूल है तभी तक वो नियम होगा, उसके बावजूद भी वो नियम उसके बाद भी लागू रह सकता है। बट सच अ लॉ कैन बी रिपील्ड और अल्टर्ड और री इनैक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। बाद में जब स्टेट लेजिस्लेचर फिर से आएगी सत्ता में तो क्या कर सकती है, वो उसको हटा सकती है ना, वो उसको परिवर्तित कर सकती है ना, हटा सकती है या पुनः लागू कर सकती है, जैसी उसकी इच्छा करेगी वो इच्छा के अनुरूप अपने कर लेगा, है ना। चलिए अगला, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बाकी सब भी इम्पॉर्टेंट थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर मैटर इन द फॉलोइंग केसेस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत घुमाता है यूपीएससी, बिल्कुल सचेत रहिएगा। देखिए, द गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट enjoys एब्सोल्यूट पावर ओवर देम, है ना। प्रेसिडेंट, राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रह सकता है, राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है। अगला क्या कह रहा है, बिल ऑन सर्टेन मैटर enumerated in state list can be introduced in the state legislature only with the previous section of the president। यानी कि राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। जैसे कौन कौन से हैं वो, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक जो है। अगला क्या कह रहा है कि द सेंटर कैन डायरेक्ट the state to reserve money bill and other financial bill passed by the state legislature for the president's consideration during a financial emergency। यानी राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपात के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। मतलब जैसे कि कौन से आपको अधिकारी को वेतन देने हैं, किन अधिकारियों के वेतन रोकने हैं, कौन सा फंड आपको रोक लेना है, ये क्या कर सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट जो है उस पर अधिकार कर लेता है और वो जैसा बोलेगा स्टेट को वैसे ही करना पड़ेगा। और आगे हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन यानी प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध देखेंगे। इसमें कहाँ से कहाँ तक है, 256 से 263 किस भाग में है, भाग 11। तो हम लोग इसको देखेंगे, वीडियो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फिनेंशियल रिलेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।